14वीं से 17वीं सदी के बीच यूरोप में ना एक जबरदस्त उथल-पुथल मची हुई थी। पुराने सदियों से चले आ रहे विचार टूट रहे थे और उनकी जगह नए आइडियाज जन्म ले रहे थे। शहर तेजी से बढ़ रहे थे, जो कला और ज्ञान के नए सेंटर बन रहे थे, और सबसे बड़ी बात, इंसान दुनिया को एक बिल्कुल नई नज़र से देख रहा था। तो चलिए आज इसी महान बदलाव की कहानी में गोता लगाते हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर यूरोप उस मध्य युग के दौर से निकलकर आज की आधुनिक दुनिया तक पहुंचा कैसे? वो कौन सी चिंगारी थी जिसने इतने बड़े बदलाव की आग लगाई? आइए इस सवाल का जवाब मिलकर ढूंढते हैं। और इस पूरे दौर को एक खास नाम से जाना जाता है, रेनेसा। इसका सीधा सा मतलब है पुनर्जन्म। लेकिन ये सिर्फ कला का पुनर्जन्म नहीं था, नहीं, ये तो इंसानी सोच, उसकी जिज्ञासा, उसकी काबिलियत का पुनर्जन्म था। एक ऐसी लहर जिसने यूरोप का पूरा नक्शा ही हमेशा के लिए बदल दिया। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि ये पुनर्जन्म इटली की जमीन से ही क्यों शुरू हुआ? भाई, पूरे यूरोप में इटली में ऐसा क्या खास था जिसने इस कल्चरल रेवोल्यूशन की पहली मशाल जलाई? देखिए, पश्चिमी रोमन साम्राज्य के पतन के बाद इटली के जो पुराने कल्चरल सेंटर थे वो लगभग बिखर चुके थे। लेकिन इसकी लोकेशन देखिए, इसकी वजह से ये भूमध्य सागर के ट्रेड का, व्यापार का धड़कता हुआ दिल बन गया। और जैसे जैसे बाइजेंटाइन एम्पायर और इस्लामिक देशों के साथ व्यापार बढ़ाना, इटली के बंदरगाह शहर जैसे कि वेनिस फिर से जिंदा हो उठे। ये शहर सिर्फ दौलत से मालामाल नहीं हुए, बल्कि इन्होंने सामंती बेड़ियों को तोड़कर अपनी किस्मत खुद लिखनी शुरू कर दी। इन शहरों में एक बिल्कुल नया माहौल तैयार हो रहा था। यहाँ अब राजाओं या सामंतों की नहीं, बल्कि अमीर व्यापारियों और बैंकरों की चलती थी। फ्लोरेंस और वेनिस जैसे शहर तो कला और ज्ञान के लिए एक चुंबक की तरह बन गए, जहाँ अमीर लोग कलाकारों और विचारकों को आगे बढ़ने में मदद कर रहे थे। इसी माहौल ने असल में पुनर्जागरण के लिए एक उपजाऊ जमीन तैयार की। अब देखिए, जब पैसा और पावर बदलता है तो सोच भी बदलती है। इस आर्थिक और राजनीतिक बदलाव के साथ साथ एक वैचारिक क्रांति भी आई, एक बिल्कुल नई सोच, जिसे हम कहते हैं मानवतावाद। और सोच का ये बदलाव वाकई में बहुत बड़ा था। मध्यकाल में चर्च तय करता था कि एक अच्छा इंसान कौन है, उसे क्या सोचना चाहिए, क्या नहीं। लेकिन अब एक नया विश्वास पनप रहा था कि इंसान खुद अपने फैसले ले सकता है, अपने टैलेंट को निखार सकता है और इसी जिंदगी में महान बन सकता है। असल में मानवतावाद कोई धर्म नहीं था, बिल्कुल नहीं। ये तो कह सकते हैं कि पढ़ने, लिखने और सोचने का एक नया तरीका था। इसका जोर सिर्फ धार्मिक किताबों पर नहीं था, बल्कि पुराने यूनान और रोम के लिटरेचर, हिस्ट्री और फिलॉसफी को समझने पर था। ये मानता था कि डिस्कशन, डिबेट और तर्क से ही इंसान की समझ बढ़ती है। मानवतावादी विचारक जोवानी पिको डेला मिरांडोला ने, देखिए, इसी नई सोच को कितनी खूबसूरती से सामने रखा है। उनके लिए सवाल पूछना और ज्ञान की तलाश करना ही इंसानियत का सबसे बड़ा मकसद था। मानवतावाद की इस नई सोच ने कला की दुनिया में तो एक जबरदस्त हलचल मचा दी। इंसान और उसकी दुनिया में जब दिलचस्पी बढ़ी तो कलाकारों ने आर्ट को साइंस की नज़रों से देखना शुरू कर दिया। कलाकार अब सिर्फ कहानियां नहीं दिखा रहे थे, वो तो हकीकत को कैनवस पर उतारना चाहते थे। और इस रियलिज्म को पाने के लिए उन्होंने साइंस का हाथ थामा। वो इंसान के शरीर को समझने के लिए मेडिकल लैब तक गए, अपनी पेंटिंग्स में गहराई यानी 3D इफेक्ट लाने के लिए ज्योमेट्री का इस्तेमाल किया, और ऑयल पेंट से तो अपनी कला में जैसे जान ही डाल दी। जैसे कि कलाकार जियोट्टो को ही देख लीजिए। उनकी पेंटिंग्स पहले के आर्ट की तरह सपाट और बेजान नहीं थीं। उनमें इमोशंस थे, ड्रामा था, वो जीती जागती लगती थीं। ये कला में रियलिज्म की एक नई सुबह थी। और इसी दौर से रेनेसा मैन का आइडिया निकला, मतलब एक ऐसा इंसान जो हर फन मौला हो, जो एक ही वक्त में एक बेहतरीन आर्टिस्ट भी हो, एक साइंटिस्ट भी, एक कवि भी और एक इन्वेंटर भी हो सकता था। और इस आइडियल का जीता जागता सबूत था फ्लोरेंस शहर। ये एक ऐसा इंटेलेक्चुअल हब बन गया जहां लियोनार्डो दा विंची और माइकल एंजेलो जैसी जीनियस लोगों ने इंसानी क्रिएटिविटी की सारी हदें तोड़ दी। ठीक है, इटली में तो विचारों का सैलाब आ गया था, पर सवाल ये है कि ये सैलाब बाकी यूरोप तक पहुंचा कैसे? इसका जवाब छिपा है एक कमाल के आविष्कार में। जरा सोचिए, प्रिंटिंग प्रेस से पहले क्या होता था? किताबें हाथ से लिखी जाती थीं, महीनों यहाँ तक कि सालों लग जाते थे। एक भिक्षु को बाइबल की बस एक कॉपी बनाने में जितना टाइम लगता था ना,
उतने ही टाइम में योहानिस गुटेनबर्ग की प्रिंटिंग प्रेस वैसी 150 बाइबल छापकर तैयार कर देती थी। 150! ये एक इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन था। अब किताबें कुछ गिने चुने लोगों तक ही सीमित नहीं रहीं। और बस इन्हीं छपी हुई किताबों के सहारे मानवतावादी विचार और रेनेसा की संस्कृति इटली से निकलकर आल्प्स पहाड़ के पार पूरे यूरोप में जंगल की आग की तरह फैल गई। तो इस तरह रेनेसा ने सिर्फ कुछ खूबसूरत पेंटिंग्स या इमारतें ही नहीं बनाई, बल्कि उसने एक पूरे के पूरे नए युग की नींव रखी। अगर हम इस सफ़र के कुछ बड़े पड़ावों को देखें तो 1300 में मानवतावाद की पढ़ाई शुरू होती है। फिर 1454 में गुटेनबर्ग की बाइबिल आती है और फिर आते हैं दा विंची और माइकलएंजेलो जैसे जीनियस। हर कदम आधुनिक दुनिया की तरफ एक लंबी छलांग थी। तो इसका सबसे बड़ा नतीजा ये निकला कि रेनेसा ने लोगों के खुद को देखने के नजरिए को ही हमेशा के लिए बदल दिया। इसने उस आधुनिक व्यक्ति को जन्म दिया जो सवाल पूछता है, अपनी समझ पर भरोसा करता है और अपनी काबिलियत की कोई सीमा नहीं मानता। और ये हमें आज एक बहुत दिलचस्प सवाल पर लाकर खड़ा करता है। रेनेसांस ने रेनेसांस मैन का आइडियल गढ़ा था, जो कई अलग अलग फील्ड्स में माहिर था। आज के इस सुपर स्पेशलाइज्ड दुनिया में इस आइडियल का क्या मतलब हो सकता है? क्या आज भी कोई रेनेसांस मैन हो सकता है? इस पर सोचिएगा जरूर।